एक देश एक चुनाव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तो कल इसको मंजूरी दी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के जरिए। लेकिन अगर आप देश के भीतर सामान्य जन से पूछें तो जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं, वो आदमी भी कहेगा भैया बार बार चुनाव, हर जगह चुनाव, कहीं यहां चुनाव कहीं वहां चुनाव। ऐसा लगता है कि देश में चुनाव के अलावा कोई काम ही नहीं। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का पंचायत चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, नाना प्रकार के चुनाव, यत्र तत्र सर्वत्र। ऐसा लगता है कि सारी व्यवस्थाएं चुनाव के लिए ही हैं, चुनाव के इर्द गिर्द ही हैं। और चुनाव के अपने खर्चे हैं, चुनाव के अपने और दूसरे फॉलआउट्स हैं, प्रतिफल हैं। आचार संहिता लगती है बार बार। आचार संहिता से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। जो निरंतरता होती है विकास में वो बाधित होती है, उसकी गति प्रभावित होती है। तो कुल मिला के ये भाजपा का एक सिद्धांत था, भाजपा का एक सैद्धांतिक पक्ष था, ठीक बात है। लेकिन ये देश का लोक मन भी था कि सारे चुनाव एक साथ क्यों न हो जाए। अब चूंकि नरेंद्र मोदी का ये ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने इसकी पैरवी की कि हम इसको शुरू करेंगे। इस पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और फिर मार्च में कमेटी की रिपोर्ट आई और सितंबर में सरकार ने, मंत्रिमंडल ने उसको स्वीकार कर लिया। पहले तो लोग ये मान रहे थे कि मोदी कर नहीं पाएंगे, चूंकि अब तो 240 वाली भाजपा है, 240 सदस्यों वाली। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के पूरे राजनीति में, मोदी जी की पूरी राजनीति में चौंकाने वाला तत्व इतना ज्यादा है, कौतुक तत्व इतना विकट है कि आप सोच नहीं सकते कि मोदी क्या करने जा रहे हैं अगले क्षण। वक्फ कानून हो, उसमें संशोधन हो, और चाहे ये एक देश एक चुनाव हो, ये छोटे विषय नहीं ना। पहले तो उनके भाजपा के विरोधी दल जो थे वो सोच रहे थे कि अभी सब मुद्दे मोदी उठा ही नहीं पाएंगे, चूंकि इनको 240 सीटें मिली हैं कुल। ये कमजोर सरकार है। कहा गया था बैसाखी पर चलने वाली सरकार है। बैसाखी पर चलने वाली सरकार अगर इतने बड़े बड़े कानून ला रही है ताल ठोक कर, तो आप सोचिए अगर 350 वाले होते तो क्या करते तब। कर अब मसला ये है कि इसका विरोध भी हो रहा है। देश की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो कह रही है कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, आदि आदि। और कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को भी भड़काने की भूमिका में सक्रिय है कि भाई क्षेत्रीय दल इससे नुकसान उठाएंगे। अखिलेश यादव एक दूसरा तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव का निजीकरण है। हालांकि बात समझ में थोड़ी अभी नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया कि चुनाव का निजीकरण कैसे हो सकता है। उनका एक 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 डोनेशन अखिलेश यादव कर रहे, इसलिए इसके खिलाफ है। लेकिन मायावती ने ठीक बात कही। उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं, बस जनता का हित सर्वोच्च होना चाहिए, और लोकतंत्र में इससे बड़ा और कुछ होना भी नहीं चाहिए जनता के हित से। तो अब हाहाकार इस पर मचा है कि भाई ये लागू ना हो जाए कहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून, इसलिए मोर्चा अभी से ले सड़क पर। कांग्रेस उसको लीड करना चाहती है, इस विरोध को। लेकिन एक मूल प्रश्न जो देश जिस पर उत्तर जरूर मांगेगा विपक्षी दलों से जो इसका विरोध कर रहे हैं, कि उन आजादी के बाद से 1952 में पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, 52 से लेके 67 तक, 1967 तक इस देश में एक देश एक चुनाव रहा है। लोकसभा के साथ विधानसभाओं के चुनाव हुए, लोकसभा के साथ ही। तब संघवाद नहीं टूटा, तब संविधान खतरे में नहीं आया, तब लोकतंत्र जलील नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा? अगर नेहरू के समय में, इंदिरा जी के समय में जलील नहीं हुआ लोकतंत्र, संविधान, संघीय भावना, तो अब कैसे हो जाएगी?
ये तो 67 के बाद व्यवस्था बिगड़ी ना, लय टूटी चुनाव की। अन्यथा 52 से 67 तक तो एक ही साथ चुनाव हो रहे थे, लोकसभा विधानसभाओं के। तो अगर तब लोकतंत्र स्वस्थ था, खाया पिया, तो आज भी रहेगा। तब सही था, अब गलत है, एक देश एक चुनाव, ये दो नपने नहीं चलेंगे। अगर नेहरू जी के समय में एक देश एक चुनाव सत्य था, अच्छा था, तो मोदी के समय में भी एक देश एक चुनाव अच्छा होगा, सत्य होगा, ये माना जाना चाहिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं। केंद्र की मोदी 3.0 सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होते होते उस दिशा में भी कदम बढ़ा दिए जिसमें एक देश और एक चुनाव का वादा किया गया था। 2029 की बिसात पर बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी ने बुधवार को जो रिपोर्ट सौंपी, मोदी कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। अब कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि एक साथ चुनाव 2 चरणों में लागू किए जाएंगे। पहला चरण लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए और दूसरा चरण आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए। और जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव हैं, वहां विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 के हिसाब से तय किया जाएगा। सभी चुनावों के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। वैसे तो संसद से लेकर अदालत तक इस प्लान की राह में कई रोड़े हैं। सबसे बड़ा रोड़ा तो राजनीतिक पार्टियां ही हैं। कोविंद कमेटी ने भी करीब 62 पार्टियों से राय ली है। इसमें सपा, कांग्रेस समेत करीब 15 दल खुलकर विरोध में उतर आए। देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है, अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। देखिए, अखिलेश यादव जी जो हैं वो इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये वन नेशन वन पोल से उनकी नैया डूबने वाली है। जो एक वो हर दफे सांप्रदायिक मुद्दों को उठा के ले चलते हैं, और आपने अभी हाल में भी देखा होगा हर चीज पे सांप्रदायिकता लेकर आ रहे हैं। यहां तक कि मठ के लोगों को भी, साधु संतों को भी वो कहते हैं माफिया हैं। तो उन लोग का ये जो एजेंडा होएगा वो फोकस में नहीं आएगा। जब वन नेशन वन पोल आएगा तो एजेंडा जो है वो विकास का रहेगा, देश के विकास का रहेगा और राज्य के विकास का रहेगा। ये वाले जो इश्यू होते हैं
जो कम्युनल विषय होते हैं वो अखिलेश जी अब उठा नहीं पाएंगे। अब अखिलेश यादव जहां खुलकर विरोध में हैं, तो वहीं सबकी नजर बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिकी है। हालांकि मायावती ने खुद इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन का ऐलान किया। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। बहरहाल अब मुमकिन है कि सरकार शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में बिल लाए, और अगर बिल पास होता है तो 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। लेकिन सवाल यही कि क्या ये संभव है? सवाल ये भी कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाले देश में एक चुनाव के प्लान से विपक्ष क्यों परेशान? वन नेशन वन इलेक्शन किसकी बढ़ाएगा ज्यादा टेंशन? मूल प्रश्न ये कि जब यह व्यवस्था इस देश में 1952 से 1967 तक लागू रह चुकी है और तब देश सुरक्षित रहा, लोकतंत्र सुरक्षित रहा, तो अब क्या समस्या है? तब ये पवित्र था, अब अपवित्र हो गया एक देश एक चुनाव? नहीं ना। सारा मूल तत्व इसी प्रश्न पर आकर टिका हुआ है। नेहरू जी के समय में जब ये व्यवस्था थी तो अच्छी थी, और मोदी के समय में अगर हो जाए तो खराब, तो लोकतंत्र का को ग्रहण लग जाएगा। बस यहीं पर नपने दो हो जाते हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह साहब का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, त्रिपाठी जी का बहुत स्वागत है। सुजाता पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सुजाता जी का बहुत बहुत स्वागत। सुजाता जी, आपसे बात शुरू करूंगा। नेता लोग भी रहते हैं जनता के बीच में, थोड़ा बहुत हम लोग भी रहते हैं, उनसे भी जनता संपर्क में रहती है, हमसे भी रहती है। कहीं जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक आदमी बड़ा अनॉयड रहता था, इस बात में कहता था भैया चुनाव छोड़ दूसरा काम ही नहीं, इस चुनाव से निपटो दूसरा, उस चुनाव से निपटो तीसरा, बोले हर वक्त चुनाव। तो एक मेरी समझ ये कहती है कि देश के भीतर मोटे तौर पर दलों को छोड़ दीजिए, व्यक्तियों की बात करें तो जनता में एक आम राय जैसी स्थिति थी कि हाँ भैया चुनाव का मामला एक ही बार में निपटना चाहिए, पंचायत से लेके और प्रधानमंत्री के चयन तक का एक ही बार वोट डलवा लो, झंझट खत्म। ये उसी का प्रस्तुतिकरण है, उसी का एक वो क्रियान्वयन है। अब इसका विरोध हो रहा है और कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र और संविधान और संघवाद सब खत्म हो जाएंगे। हालांकि खड़गे जी ये नहीं बता रहे कि नेहरू जी के समय में ये जब नहीं खत्म हुए तो अब कैसे खत्म हो जाएंगे। जी, सबसे बड़ा मूल प्रश्न यही है कि आखिर ये हंगामा बरपा है तो बरपा क्या इसके प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से आपको दिक्कत है विपक्ष को? अगर सैद्धांतिक रूप से वन नेशन वन इलेक्शन पे दिक्कत है तो फिर क्या आप नेहरू के, लाल बहादुर शास्त्री के सिद्धांतों पे, अंबेडकर के सिद्धांतों पे उंगली नहीं उठा रहे हैं? ये प्रश्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर जब 66 के बाद ही सारे चुनाव, राज्यों के चुनाव और जो आम चुनाव थे वो अलग अलग होने लगे, उसके पहले तो एक साथ होते थे। और वो हुए भी क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया, राज्य सरकारों को भंग किया और उसके साथ में ये पूरा तालमेल बिगड़ गया। तो जब वहां पे अगर जो हमारा ढांचा है, संवैधानिक ढांचा अगर गड़बड़ाया नहीं, ढहा नहीं, तो फिर कैसे आज फेडरल स्ट्रक्चर पे ये ढह जाएगा? जब आम चुनाव में, जब देखिए उड़ीसा के जो चुनाव हुए, आम चुनाव में साफ एक जगह मुद्दा काफी लोकल था, वहां पे जो पार्टी थी वो आंध्रा में भी हुए, जहाँ पे टीडीपी जीती, जहाँ पे बिल्कुल चुनाव जो था वो लोकलाइज था, आम चुनाव बिल्कुल अलग था। तो मुझे लगता है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जनता बेवकूफ है
तो समझ नहीं आएगा कि वो प्रधानमंत्री जब चुनती है तो क्या मुद्दों को लेकर चुने, और जब मुख्यमंत्री चुनती है तो क्या वो मुद्दों को लेकर चुने। तो एक बात तो वो हो गई। दूसरा, आपको और क्या तकलीफ हो सकती है? जो वित्तीय कहा जा रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए बचेंगे। अब ये 12,000 करोड़ नेताओं की जेब से तो आते हैं, ये तो ननकू के इरफान के जेब से आते हैं, हमारे आपके जेब से आते हैं। कैसे बचेंगे? तो ये जनता में आएंगे, इससे तकलीफ हो सकती है किसी भी राजनीतिक दल को। तो तीसरी बात है, जो मूल काम होता है, जो प्रशासनिक जो पूरा जो प्रबंधन होता है, जिसमें कि जो प्रशासनिक अधिकारी लगते हैं, शिक्षक लगते हैं, जो सरकारी काम करने वाले वो लोग लगते हैं, उनको अपने मूल काम से उठा के चुनाव में लगा दिया जाता है। हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में एक चुनाव होते हैं, तो उनका या तो विद्यालय बंद पड़े होते हैं या फिर अफसर नकारत होते हैं, अपने ऑफिस होते हैं। ऐसे में जनता को तो कोई नहीं सुन रहा है, तो नलकू को तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है ये तो बताना पड़ेगा कि आखिर आपका मुद्दा क्या है। क्या इसलिए कि सिर्फ मोदी लेके आए हैं, और ये शायद कि ये नैरेटिव कैसे चलेगा कि विपक्ष सरकार चला रहा है, ये नैरेटिव भंग होने का तो डर नहीं है। क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर तो वही बात होगी कि भाई तीसरे टर्म की बात होगी, उसमें बड़े निर्णय भी होंगे, कड़े निर्णय भी होंगे, वो निर्णय भी होंगे जो 2014 में घोषणा पत्र में थे, 2019 में भी थे और 2024 में भी थे। ये पूरा नैरेटिव अकेले। सुजाता जी, अभी रुकना होगा। मैं त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। त्रिपाठी जी, एक प्रश्न मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, भारत जैसे बड़े राष्ट्र में 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़ बच जाए, उसको बहुत मैं प्रभावित नहीं। लेकिन हाँ, मेरे परिवार में कुछ लोग हैं, सरकारी शिक्षक हैं, मैं उनकी ड्यूटी को देखता हूं। क्या सब कुछ डिफंक्ट हो जाता है मतदाता सूची बनाने में? बीएलओ कौन है? बीएलओ के लिए अलग से भर्ती तो ही नहीं। इलेक्शन में एजेंट कौन है? सब कुछ डिफंक्ट हो जाता है, सब कुछ स्थगित हो जाता है, देश स्थगित हो जाता है। तो देश बार बार स्थगित क्यों हो? मेरा तर्क ये है, एक ही बार स्थगित हो जाए और जितने तरह के चुनाव करने सब चुन लो, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक के, फिर बाकी समय तो दूसरा काम हो। नहीं त्रिपाठी जी? जी अमिताभ जी, आप जैसे विद्वान व्यक्ति को सुनता हूं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया, क्या प्रधानी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक साथ होने जा रहा है? और क्या अभी जैसा मैडम बोल रही थी कि जब चुनाव आता है तो सभी चुनाव एक राज्य में होता है, सभी राज्यों में नहीं उसका असर पड़ता है, जिस राज्य में होता है वहां लोगों की ड्यूटी लगती है। दरअसल अमिताभ जी, इसमें अगर जो जैसा सुनने में आ रहा आप लोगों के वक्तव्य से कि चुनाव इतनी बड़ी समस्या है, तो देश से चुनाव खत्म कर देना चाहिए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं बचती है। दरअसल लोकतंत्र की पहचान चुनाव है, लोकतंत्र की बुनियाद इलेक्शन है। किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं, ये इससे तय होता है कि उस देश में चुनाव होता है या नहीं। रही दूसरी बात, जो कहा जा रहा कि नेहरू के समय जो था, तो क्या जो मध्यकाल में और प्राचीन काल में स्थितियां थी वही आज आधुनिक काल में देश की स्थितियां हैं? क्या समय इतने दिनों में नहीं बदला है? आजादी के तुरंत बाद निकला हुआ देश जो अपना जन्म ले रहा था, अपना आकार गढ़ रहा था, अपने को खड़ा कर रहा था, उसकी जो परिस्थितियां थी, क्या वही परिस्थितियां आज 21वीं शताब्दी में हमारे सामने हैं? क्या आज हम फिर क्षेत्रीय आकांक्षाओं का गला घोंट देंगे? क्या हम जो स्थानीय मुद्दे हैं, दरअसल अमिताभ जी, वन नेशन वन इलेक्शन में कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की भी भूमिका है। पंचायतों की व्यवस्था संविधान संशोधन करके 73वें 74वें संविधान संशोधन से इसलिए लाए गए क्योंकि हम विकेंद्रीकरण चाहते हैं, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं चाहते हैं, आम आदमी की भागीदारी चाहते हैं। अगर जो इसी से आपको वंचित करना है तो फिर चुनाव की ही क्या जरूरत है? फिर तो चुनाव बहुत खराब चीज है। ठीक है त्रिपाठी जी, कांग्रेस का ये सुझाव भी नोट किया जाए कि कांग्रेस चाहती कि चुनाव ही खत्म कर दो, वो भी सुझाव नोट किया जाए, देश नोट करे। दो बातें कह के अशोक जी के पास चलूंगा जो त्रिपाठी जी ने कही। त्रिपाठी जी विद्वान व्यक्ति हैं लेकिन पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो उनकी उसमें वहाँ फंस समस्या हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाई ये विकेंद्रीकरण के खिलाफ है, केंद्रीकरण है। गजब बात है। उसकी मशीन अलग होगी, नगर पंचायत की, विधानसभा के एमएलए की अलग होगी, एमपी की अलग होगी। कैसे वो हो जाएगा? कैसे भी केंद्रीकरण हो जाएगा भैया? बौरा है आदमी जो वोट डालने जा रहा है, बौरा है।
जो देश इंदिरा गांधी को हरा सकता है वो भौरा है। उसको समझ नहीं कि यहां बटन दबाना है तो नगर पंचायत चुन रहे हैं, यहां दबाएंगे एमएलए और यहां दबा रहे हैं तो एमपी। क्या समस्या है? अच्छा, नेहरू की बात हमने कही तो आप उसको लिए गए मध्यकाल, आदि मानव तक नहीं चले गई, क्या कम है? कांग्रेस वाले नहीं कहते वो पत्थर दो टकराए तो आग का पैदा हुआ। अरे किसी बात कर रहे हो दादा? अच्छा, तब क्षेत्रीय आकांक्षाएं जरूरी नहीं थी नेहरू जी के समय में? तब केंद्रीकरण जरूरी था कि पूरा देश शेरवानी की जेब में रहे, ऐसा चाहते इसलिए किया था? क्या किसी ने ऐसा कहा कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था है कि एक ही वोट डालेगा आदमी, उसी से हम सब चुन देंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधान? ऐसा तो कहा नहीं किसी ने। फिर क्या समस्या है? आप आलोचना करिए लेकिन तर्क दुरुस्त होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हो ये संघवाद के खिलाफ है, फलां के खिलाफ है, ढिका, तो सबसे पहले कहो नेहरू गलत थे। यहां से खड़गे जी बात शुरू करें, मैं सैल्यूट करूंगा। कहे नेहरू गलत थे, सैल्यूट करेंगे हम खड़गे जी को कि हाँ भाई तर्कपूर्ण बात लाए, जो बात त्रिपाठी जी ने कही कि पहले बहुत सारी गलतियां होती थी। पहले सती प्रथा थी, हमने बंद कर दी। त्रिपाठी जी नहीं, भारत की संसद ने कानून बना दिया। हम सती प्रथा को गलत कहते हैं, आप नेहरू को गलत कहिए, हम आपके साथ खड़े, लेकिन नेहरू को गलत कहना होगा। हमने जब सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, समय आपके हिसाब से समय बदला, तो सती प्रथा को गलत कहा, ताल ठोक कर गलत कहा। आप कह दीजिए नेहरू जी को ताल ठोक कर गलत, हम कहेंगे कि ये हुई ना बात, सच कहने का साहस। अशोक जी, आपकी पार्टी ने 2 बातें 3 बातें कही। एक तो ये कहा कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 डोनेशन, अखिलेश जी ने कहा। दूसरा उन्होंने एक बात कही, उसको डिकोड नहीं किया, मैं तो नहीं समझ पाया। आपने, मैंने बड़ा कल रात सोच रहा हूं, कल रात से नहीं समझ ही नहीं पा रहा। उन्होंने कहा इलेक्शन का निजीकरण है। अब इलेक्शन का निजीकरण कैसे हो सकता है, बात मैं समझ नहीं पाया। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये गहरी साजिश है। इस देश में 52 से 67 तक यही व्यवस्था चली। उसके बाद जब इंदिरा जी ने कौतुक करना शुरू किया, क्या इसको गिरा उसको बैठा, तब ये व्यवस्था भंग हुई। अब फिर व्यवस्था वही बहाल होने जा रही है। क्या अखिलेश जी ये कहना चाह रहे हैं वो निजीकरण था चुनाव का, वो लोकतंत्र का मखौल था? अशोक जी। ममता जी, देखिए कई बातें आपने पूछी और सिलसिलेवार अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, एक 1956 में मूवी आई थी CID, उसमें एक गाना था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो मोदी सरकार की निगाहें कहाँ है और निशाना कहाँ, ये सवाल उठता है। इनका निशाना है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 गवर्नमेंट, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ग्राम प्रधान। तो मेन निशाना इनका यही है। और बात कर रहे हैं को भी तो चुनाव लड़ने की छूट होगी, आपको कौन रोक लेगा? हम लड़ेंगे इस बात के लिए, अगर आपको कोई रोकेगा तो। हाँ बिल्कुल ममता जी, देखिए अच्छा दूसरी बात, इसमें साजिश कहाँ है? हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा साजिश है, तो साजिश इसमें छुपी हुई साजिश है, हिडन। मैंने कहा ना, जैसे 8 नवंबर के दिन आपको याद होगा 2016 का जब नोटबंदी हुई थी, माननीय मोदी जी ने कहा इससे देश बिल्कुल बदल जाएगा और हमें चौराहे पे फांसी दे देना मित्रों, जिस चौराहे पे कहोगे वहां पे हम आ जाएंगे। ये सब डायलॉगबाजी हुई थी, न वो चौराहा मिला आज तक, न वो परिस्थितियां आई आज तक। तो इनकी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अच्छा, नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? नहीं, साजिश क्या इसमें भैया? अशोक भाई, इसमें साजिश क्या है 1 नेशन 1 इलेक्शन में? हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वही मैं कह रहा था। इसमें वो उसी तरह साजिश है, नोटबंदी टाइप की साजिश है कि एक 2019 में आप देखिए एक चुनाव हुआ था, वो नेचुरल चुनाव नहीं था। जो पुलवामा, जो कि बहुत सारा विवादास्पद बातें पुलवामा पे उठाई गई, कैसे हुआ क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, उसके पृष्ठभूमि में नहीं जाना। लेकिन जो पुलवामा की घटना हुई, उस पुलवामा की घटना के मुताबिक 24 घंटा नहीं बीता था, फोटो बन गई शहीद, हमारे शहीदों की, और वो फोटो बना के मोदी जी चले गए चुरू में कहाँ वोट मांगने। सेंटिमेंट से पूरा देश लवरेज हो गया था, सेंटिमेंट्स। और जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे थे अमिताभ जी, सारे क्षेत्रीय मुद्दे, मूलभूत मुद्दे, सारे मुद्दे मोदी जी ने धो डाले उसी पुलवामा के घटना को लेकर के। और ये पूरा देश इस चीज को जानता है। और उसी पुलवामा टाइप का घटना मैं नहीं कह रहा हूं, ये सतपाल मलिक साहब ने कहा
मैं नहीं कर रहा हूँ। सतपाल अब मलिक साहब ने सतपाल कहा, मलिक ये साहब पर सरकार- रहम करो भाई, आप लोगों ने उनका बड़ा दुरुपयोग बस, किया, ठीक है। उनकी ठीक है, बिल्कुल सुन लीजिए। कंडम कर दी स्थिति अमिताभ जी सुन लीजिए, सुन कुछ लीजिए। कुछ अमिताभ जी। कांग्रेसियों ने उनकी उनका वो कर दिया और बाकी आप लोगों ने कर दिया। हाँ, मैं इतने क्या कर रहा हूं? इंटरव्यू मेरे करा का- दिए उनके, इतने इंटरव्यू करा दिए कि अब बिल्कुल मामला घिना गया। साजिश, अमिताभ जी साजिश कहाँ? साजिश में बता रहा था कि इसी टाइप का, पुलवामा टाइप का कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है चुनाव के पहले हो जाए, और उसी इंसिडेंट के इमोशंस में पूरे देश की सत्ता मोदी जी ग्राम प्रधान से लेकर के दिल्ली की कुर्सी तक हथियाना चाहते हैं। ये उनकी साजिश है और विपक्ष इस साजिश को नाकाम करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये ठीक है। बताइए, जी। आज तक, अच्छा जी, आज तक अमिताभ जी, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज जी। तक यही सरकार दलील देती रही, इससे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। अरे इससे ये पैसा 12,000 करोड़ खर्चा होता है भैया, 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों के रिटर्न ऑफ हो जाते हैं। अभी 4 राज्यों का प्रस्तावित चुनाव था अमिताभ जी, जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड और महाराष्ट्र। चुनाव आयोग की ये हैसियत नहीं है, अब मेरे चुनाव आयोग की, आपके चुनाव आयोग की, कि 4 राज्यों में एक साथ चुनाव करा सके। वो ठीक है अशोक भाई, ठीक है, भाग रहा है कि हम हर जगह चुनाव करा देंगे एक साथ। ठीक है, ठीक, ये क्या तरीका है? ठीक, अब रुकना होगा। मैं ओपी सिंह के पास जाऊं उससे पहले दो एक टिप्पणी, बड़ी रोचक बातें अशोक भाई ने कही हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की हैसियत नहीं है, तो आपकी इसी बात को शायद उसने सुन लिया, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, पूरे देश का एक साथ करा के दिखाएंगे आपको। ठीक, अखिलेश जी ने यह भी सवाल उठाया फिर चुनाव आयोग बाकी समय क्या करेगा? अरे लूडो थोड़े ना खेलेगा भाई, चुनाव आयोग कोई पीडब्ल्यूडी नहीं है कि उसके बाद 10,000 20,000 लोग आदमी काम करते हैं, बाद कुल जमा 50-60 लोगों का काम है। उसकी एजेंसी कोई नहीं है, सरकार ही उसके हाथ पांव है भाई। अशोक जी ने एक बुनियादी बात उठाने का वो किया है कि भाई पुलवामा जैसा कर देंगे। कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। 71 में जब बांग्लादेश बना, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, तो इंदिरा जी ने सब कहा कि भाई जितने ज्यादा जगह चुनाव करा सकते हैं इसका लाभ ले लो। 8 राज्यों में इंदिरा जी ने चुनाव करा दिया और सब राज्यों में उनकी चिट्ठी गई इंदिरा जी की कि हमने क्या पराक्रम किया, इसलिए वोट हमें दो। तब लोकतंत्र लांछित नहीं हो रहा था। जब भी चुनाव हो, वन नेशन में हो चाहे मल्टी इलेक्शन हो, वन नेशन मल्टी इलेक्शन, ऐसी घटना नहीं घटेगी जिससे पूरा देश किसी एक दिशा में मुड़ जाए। इसकी गारंटी सपा लेगी? कौन लेगी? कौन ले सकता है? कैसी बात हो रही? इंदिरा जी की हत्या हुई, कांग्रेस को उतना बड़ा बहुमत मिल गया जितना पंडित जी को नहीं मिला कभी। भूतो न भविष्यति 415। क्या उसमें पर्दा डाल दोगे काला? बोले ना इंदिरा जी की हत्या हो गई लेकिन कोई घोषणा नहीं करेगा हत्या की, कुछ नहीं, चुनाव पहले कराओ फिर बाद में करेंगे, नहीं तो चुनाव प्रभावित हो जाएगा। ये कोई बात हुई क्या मित्र? ये नहीं हो सकता। घटनाओं पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है क्या? खैर, ओपी सिंह जी, भाई आप लोग भी कौतुक प्रिय लोग हो। मैंने शुरुआत में कहा मोदी जी की राजनीति में कौतुक का तत्व बहुत है। आपके प्रतिपक्षी दल इस बात से थोड़ा सा आनंद ले पाए, 4 महीना भी पूरा नहीं ले पाए, बल्कि वक्फ का तो बवाल आपने पहले शुरू कर दिया था। 2-2.5 महीना थोड़ा आनंद ले पाए त्रिपाठी जी की पार्टी कि अब की देख लिया, अब ठीक है, अब फंसे हैं, 240 वाली सरकार है, अब देखेंगे बैशाखी चलेगी। आप छक्का मारने लगे, बोले वक्फ सीधा करो। क्या? अब 8 बैठक उसकी हो गई वक्फ की, जेपीसी की। ये भी समझिए इतनी तेजी से भाग रही जेपीसी, बुलेट ट्रेन की रफ्तार में। भैया त्रिपाठी जी, 8 बैठक हो गई भगवान का नाम लेके, और जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होगा छप से वही विधेयक आएगा पहले हफ्ते। फिर कहा कि अच्छा चलो ये तो देख लेंगे, एक देश एक चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि नीतीश जी और नायडू जी हैं और इनके पास तो 240 हैं। ये भी अप्रूव करवा दिए उसी कैबिनेट में जिसमें नीतीश जी की पार्टी के लोग भी हैं और नायडू के भी। ओपी सिंह जी, मतलब आप अपने प्रतिपक्षियों को फील गुड में थोड़े समय भी क्यों नहीं रहने देना चाहते? तभी वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अमिताभ जी, हम विपक्षियों को देखें कि पूरे देश को देखें?
हम पूरे नहीं, ये देश का विकास हिस्सा। देखें या विपक्ष के विकास को देखें? देखिए, जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है एक देश एक चुनाव, यह ऐतिहासिक है, समयानुकूल है और सराहनीय। और 2014 में जब हमारी सरकार बनी और आज तक देश के हित में बड़े बड़े निर्णय और बड़े बड़े कदम उठाए गए। हालांकि उन निर्णयों का विपक्षी दलों ने घरघोर विरोध किया और उसको लेकर के समय समय पर चुनाव में भी गए, बोले भैया ये नोटबंदी, ये देश संविधान खतरे में है, या 370-35 है, 3 तलाक, संविधान देश खतरे। और उन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गए और उनका असर क्या हुआ? आपने एक बड़ी अच्छी बात कही और देश ये जानना चाहता है कि जिस कांग्रेस खानदान में देश की आजादी के बाद 1951 के बाद से 67 तक इस देश में एक देश एक चुनाव के साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराया, तब संविधान और लोकतंत्र ठीक थी। आज देश के इतने बड़े देश की ये जरूरत है कि एक साथ चुनाव करा जाए, तो संविधान लोकतंत्र। मैं तो कल से टीवी पर देख रहा हूं और बड़ा कौतूहलिक रूप से मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूं कि ये खड़गे जी, राजीव जी, राहुल जी और ये अखिलेश जी जो इसके लंबरदार है विरोध करने के, ये बोल क्या है? बोला ये अव्यवहारिक है, ये हो नहीं सकता। भैया अव्यवहारिक है तो अव्यवहारिक बताओ क्या है? अरे दीर्घकालिक देश के लाभ के लिए अल्पकालिक स्वार्थ को छोड़ोगे ना। आप इसलिए विरोध कर रहे हो कि मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दूं आपको अमिताभ जी कि 2052 में जब इस देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जानते कितना खर्च हुआ था? मात्र 11 करोड़। और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो इस देश पर 60,000 करोड़ खर्च हुआ। और जब 2024 में यह चुनाव हुआ है तो 90,000 से 1 लाख करोड़ के बीच में हुआ। फिर विधानसभा होगा, फिर स्थानीय निकाय होगा, प्रतिवर्ष दिन भर चुनाव ही होता रहे, सारी फौज, सेना, शासन, प्रशासन सब उसमें लगा रहे। अरे इनको दिक्कत क्या है भैया? आपकी जो कांग्रेस सबसे ज्यादा विरोध कर रही है, आप इसको चला चुके हो। एक बात जो सुजाता जी ने सही कहा कि संसद के बाद जब आपने संविधान को बचाने के लिए धड़ाधड़ राज्यों की सरकार गिराना शुरू कर दिया तो आपको लगा कि अब तो संभव नहीं है। और इसमें आप ये देखिए कल जो ये प्रकाशित हुआ किस प्रकार से लोकसभा विधानसभा का जो कुछ लोगों के मन में था, अभी ये जो कांग्रेस के लगा बोले प्रधानी का भी चुनाव उसके साथ होगा। नहीं, लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों का, जिसमें ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, विधान, तमाम तरह के चुनाव। इसमें आपको क्या दिक्कत है? लोकतंत्र खतरे में, संविधान। और इसके लिए जिस ये चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, 1983 में चुनाव आयोग ने इसकी सिफारिश किया है। 2015 और 2013 में संसदीय कमेटी ने इसकी सिफारिश किया है। और जो ये कमेटी रामनाथ कोविंद जी की बनी थी, 80% लोगों ने इसको हाँ किया। कम से कम आप जनता की मूड को भापो, आप राजनीति करो, आप चुनाव लड़ो, जीतो हारो, सीट बढ़े घटे, लेकिन जनता की भावनाओं को भी त्रिपाठी जी और अशोक जी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। मैं एक प्रश्न, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। मैं एक प्रश्न त्रिपाठी जी से जल्दी से लूंगा, फिर सुजाता जी के पास। त्रिपाठी जी, मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न आया कि आपने इसको अवैध, अलोकतांत्रिक और आदि आदि संघ विरोधी और संघवाद विरोधी, संघ विरोधी तो पर आपके लिए तो संघ RSS है तो वो मसला दूसरा हो जाएगा, सब घोषित कर ही दिया चूंकि। तो क्या हम ये मान के चलें कि अगर मेरे पर नाराज ना हो ना, इसलिए मैं बड़ा अगर लगा दूं, अगर ये कानून बन ही गया और लागू हो ही गया क्या, तो हम मान चले कांग्रेस चुनाव से अपने को दूर कर लेगी, क्योंकि वो तो फिर ऐसे में भाग लेगी नहीं जो संविधान विरोधी व्यवस्था होगी। अमिताभ जी, ये आपकी विद्वता को नमन करते हुए मैं कहूंगा कि अभी आपने मेरे स्टेटमेंट को जो तोड़ के मरोड़ के पेश किया था कि कांग्रेस चाहती है चुनाव न हो, मैं तो यही कह रहा हूं। आपने कहा ना चुनाव ही बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। नहीं, आपने कहा ना कि इतना नुकसान है, इतनी समस्या है, ड्यूटी लगती है, कर्मचारियों को परेशान होना पड़ता है। मैं अभी अमिताभ जी बड़ी आराम से विनम्रता से कह रहा, आपका हो सकता है आपका पलड़ा बिल्कुल संतुलित हो, हमारी जो साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी अपने चैनल पे राजनीतिक
व्यक्ति लिखती हैं और मोदी के परिवार से हैं, इनकी आईडी पे घोषणा है। दरअसल यही देश में हो रहा है। छद्म चेहरे लगा के आप बैठ जाइए और कुछ भी कहते रहिए और कुछ भी कोशिश करते रहिए। दरअसल इस समय यही अराजकता की नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन त्रिपाठी जी आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं? आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं? चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के बीजेपी को हराएंगे और देश और जनता और लोकतंत्र के हित में जो है वो करके दिखाएंगे। अब इनको लग रहा है कि 240 में सिमट गए। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा ना कि वो तो पास हो जाएगा उसी कैबिनेट में। अभी आने दीजिए सदन में, देखते हैं नीतीश जी का और चिराग जी का और नायडू जी का स्टैंड क्या आता है। कैबिनेट में तो नोटबंदी भी पास हुई थी जिसमें वित्त मंत्री कह रहे थे मुझे खबर ही नहीं है। वो तो बहुत सारी चीजें कैबिनेट में मोदी जी ऐसे करते रहे। अभी आपने ना कौतुक करते हैं। दरअसल मोदी जी इस समय देश नहीं चला रहे, कौतुक करने में व्यस्त हैं। इसलिए एक नया कौतुक रोज लाते हैं, एक नया जुमला लाते हैं। लेकिन उनकी ये साजिश कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। ठीक है, देश में चुनाव होंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मुझे लगा कांग्रेस शायद गंगा जल तुलसी पत्ता लेके शपथ ले लेके ऐसे, चूंकि ये लोकतंत्र विरोधी कवायद है कानून, इसलिए हम अलग रहेंगे। मुझे ऐसा लगा। अब नहीं कर रही तो अच्छी बात है। कांग्रेस को पूरी, मैं कांग्रेस के हर संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। लोकतंत्र का मतलब ये है। लेकिन एक बात याद दिला के सुजाता जी के पास जाऊंगा कि उन्होंने कहा नोटबंदी में वित्त मंत्री ने ये कहा और वित्त सचिव ने ये कहा और चिराग पासवान ये कह रहे और रामविलास पासवान ये कहते थे। ये छोटी चीजें हैं, ये अठन्नी चवन्नी है। मैं रुपया बताए देता हूं। क्या भारत के इतिहास में नोटबंदी तो इंदिरा जी पहले कर चुकी थी, बाद में हुई, ठीक है ना। मुरारजी के समय में भी एक नोट रद्द किया गया था, हो चुका, ठीक है। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो ना राष्ट्रपति को बताया, ना किसी मंत्री को बताया, चिंटू पिंटू को। क्या भोर में सबको टेलीफोन गया कि इंदिरा जी के घर पहुंचो। क्या अब जगजीवन राम, स्वर्ण, सरदार स्वर्ण सिंह, ऐसे बड़े बड़े लोग मंत्री उस वक्त एक दूसरे से पूछ रहे। इंदिरा जी तब तक अंदर से आई नहीं थी बाहर कि मसला क्या है। अब मसला किसी को पता हो तब हो। इंदिरा जी प्रकट हुई, सब खड़े हो गए, प्रणाम 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 है। इंदिरा जी ने मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट में तबसरा किया कि मैंने फैसला किया है कि कैबिनेट बंसीला विद्याचरण से कहा कि इसका प्रस्ताव रखो। प्रस्ताव रखा, बोले आप लोग इसको मंजूरी दीजिए, धन्यवाद, चाय अपने घर पियो जाके। क्या नहीं त्रिपाठी जी बोले चाय यहां नहीं मिलेगी, बिस्कुट भी नहीं, वो घर खाओ जाके। इमरजेंसी लग गई। और निकलते समय ये भी याद आ गया तो बता ही दें, अब तो वो रहे नहीं, उनकी स्मृतियों को मेरा प्रणाम। इंद्र कुमार गुजराल भले आदमी, विद्वान आदमी थे। बगल के कमरे में युवा हृदय सम्राट बैठे थे। अशोक जी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा किस्सा है, गूगल पर शायद ऐसे ना मिले। बगल में कमरे में युवा हृदय सम्राट बैठे थे। क्या कुर्सी पे, एक कुर्सी बैठे, दूसरी टांगे रख के। उनने आई के गुजराल, बड़े बूढ़े, उनको मालूम क्या कहा, आई के कम ऑन, आई के बोले आज से जो भी खबर जाएगी आकाशवाणी पे वो पहले यहां भेजोगे, मैं अप्रूव करूंगा, उसके बाद चलेगी। गुजराल सन्निपात में चले गए, डगमगाते हुए गाड़ी में बैठे घर गए। वहां से इंदिरा जी को कहा, टेलीफोन किया कि मैडम ये तो ठीक नहीं होगा, लाइन दे दीजिए, वहां तक हम चला लेंगे। कि भाई क्या चला, वो युवा हृदय सम्राट कह रहे हैं कि दस्तखत हम करेंगे उस पर, तभी खबर चलेगी। इंदिरा जी ने कहा कि अभी बताती हूं तुमको, रुको। 10 मिनट बाद उनके पास आर के धवन का फोन आया, त्रिपाठी जी, और उनका गुजराल साहब, इंदिरा गांधी ने आपको शहरी विकास या ग्रामीण विकास दे दिया और विद्याचरण शुक्ल INB मिनिस्टर बना दिए गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, लोकतंत्र की जय। प्रसाद बट गया, पंजीरी बट गई। क्या हमने देखी है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। कुछ नया नहीं हो रहा। जो कर गई इंदिरा जी, उसका तो अभी 50% भी नहीं हुआ। नहीं 20% कर भी नहीं पाएंगे ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो, और सुनिए, एक मिनट, अब आगे बात। ये ऐसे भाई, ऐसे किससे सबका ज्ञानवर्धन करते हैं, इनमें काय को उलझ रहे हो, ये तो बदल नहीं सकते। एक चित्र है, एक चित्र है जिसमें मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठी हैं और उनकी मेज के चारों ओर
जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह जैसे लोग जो नेहरू की पहली कैबिनेट में थे, जगजीवन बाबू खड़े हैं। तो एक विदेशी पत्रकार ने टिप्पणी की थी कि भारत के सरकार में एक पुरुष बाकी सब महिलाएं। क्या यहां कम से कम बैठते तो सब हैं? नहीं, वहां ऐसा भी हुआ था। खैर छोड़िए। सुजाता पांडे, जो सवाल मैंने कांग्रेस से किया वही सवाल जो राजनीतिक दल इस नई व्यवस्था को बता रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घुट जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, आदि आदि साजिश है, षड्यंत्र। क्या वो राजनीतिक दल सिद्धांततः ये फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भाई अगर इस व्यवस्था में चुनाव कराओगे तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे? क्योंकि भाई मौलिक चीज तो फिर यही, अगर हम जिस चीज से सहमत नहीं, जैसे मैंने ईवीएम के लिए कहा था कि अगर ईवीएम आपको लगता है ठीक नहीं है तो ईवीएम के जरिए होने वाले चुनाव से बाहर रहिए। एक पार्टी तो चुनाव नहीं करा लेगी ना। सुजाता जी, अनिताभ जी, ये तभी होता है जब सिर्फ राजनीति करने के लिए हंगामा करना चाहता है, जिसके पीछे का तर्क बिल्कुल कुतर्क है। अभी मैं जो सपा के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि 12,000 करोड़ में इलेक्शन होते हैं। नहीं, जिस 18,000 पन्नों पे अभी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे कि ये किस तरह की रिपोर्ट बनी होगी, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए तो पता चलेगा कि 12,000 करोड़। अब 18,000 पन्ने कौन पढ़े? बचता है नेता 18,000 पन्ने पढ़ेगा? भगवान का नाम लो। मैं वही कह रही हूँ कि बिना पढ़े जब आप उस पर सवाल उठाते हैं तो ऐसे ही कुतर्क कड़े जाते हैं। दूसरा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरा प्रोफाइल देखने से अच्छा होता कि थोड़ा ड्राफ्ट पढ़ के आते, अपनी हिस्ट्री जान के आते, शायद थोड़ा सा श्रेय आप भी ले लेते कि भाई ये तो मोदी ने किया, ये तो इंदिरा जी ने किया था, ये सारा कुछ तो हमारी कॉपी कर रहे हैं, तो शायद समय वहां बच जाता। यहाँ डिबेट में बैठे हैं, मुद्दों पे बात कीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आखिर आपको दिक्कत क्या, जो मैंने पहले से कहा, आपको सैद्धांतिक रूप से प्रॉब्लम है। अगर सैद्धांतिक रूप से प्रॉब्लम है तो आपको अपने नेता, अपने पार्टी, अपने जिसको कहते हैं सबसे बड़ा डेमोक्रेट, नेहरू जी से बड़ा कोई नहीं हुआ, उनके समय से प्रॉब्लम है या फिर लाल बहादुर शास्त्री से प्रॉब्लम है, ये बताइए। उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि आपको किससे प्रॉब्लम है, कि क्या वो जो प्रशासनिक कार्यालयों में लगे हुए लोग जिनका काम है जनता का काम करना, क्योंकि जब जिस डेमोक्रेसी की आप दुहाई देते हैं, जो कहते हैं खतरे में आती है हर बार, वो उसी डेमोक्रेसी के केंद्र में होती है जनता, राजनीतिक पार्टियां नहीं। तो अगर जनता का काम बाधित होता है, जनता के पैसे बहाए जाते हैं, कहा जा, एक तो एस्टिमेट ये भी हमें आया है अमिताभ जी की 100 करोड़ पर सीट पे खर्चा हुआ है। अगर इस इलेक्शन की बात कर ले तो 1,35,000 करोड़ का खर्चा सिर्फ इस इलेक्शन में हुआ, और इससे सिर्फ बीजेपी तो किया नहीं है, इसमें सारी पार्टियां शामिल है। और ये सारा पैसा आया कहां से है, वो तो कुछ अंडर द टेबल आया, और बाकी सरकारी खर्चा जो है वो जनता के खून पसीने की कमाई है। तो जनता को ये पूछना पड़ेगा ना कि आखिर तुम क्यों हमें बार बार बूथ पे क्यों जाना है, क्योंकि तुम्हारी चर्चा, क्योंकि तुम टॉलरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें डर लगता है? नहीं, आज हमें ये सोचना होगा कि ये पैसा जो जनता का है, जो जनता के खून पसीने की कमाई है, जहां आप कहते हैं कि बेरोजगारी है, शिक्षा है, कुपोषण है, तो वो पैसा फ्रीबी की तरह नहीं आएगा, वो वैसा आप लोक कल्याण योजनाओं की तरह आइए। वो तभी होगा जब हर 3 महीने पे चुनाव नहीं होंगे, जब डिबेट पे हम बैठ के ये नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी ने ये वक्तव्य दे दिया, तो भाजपा ने ये वक्तव्य दे दिया, तो सोनिया गांधी ने ये कह दिया। उसके अलावा हम बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन कर सकते हैं। ये भी अच्छा दृष्टिकोण है। मैं अशोक भाई के पास आऊंगा। अशोक जी, हम तो खैर उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं कि सैद्धांतिक बात करें, हम तो मोटी मोटी व्यवहारिक बात जानते हैं गांव जवार की। आजमगढ़ में जो एमपी के लिए जिसको अखिलेश जी तय करें भाई तुम एमपी लड़ो, बोले अशोक यादव तुम इसमें विधानसभा लड़ो, ठीक, और फलाने तुम जिला पंचायत लड़ो और तुम चेयरमैन ही लड़ो, क्या वो चारों खुश हो जाएंगे कि भैया एक ही साथ करा दो? क्या वैसे सबको अलग अलग 10-10 करोड़ खर्च करना होगा, और ये 20 करोड़ में पूरा चुनाव निपट जाएगा, 2-2, 3-3 करोड़ का चंदा करके सब कर लेंगे? क्या नहीं भैया, भी एक बार हेलीकॉप्टर से आएंगे तो एक ही बार का खर्चा लगेगा ना। मंच भी बनता है, उसमें भी वो स्विट्जरलैंड वाले फूल लगते हैं सबके, छोटे नेताओं का मामला तो नहीं, बड़े नेताओं का, और सबके में लगते हैं नहीं, करोड़ 2-2 करोड़ रुपया सभा में लग जाता है। फिर नगद बांटना पड़ता है, वो अलग है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये मत कहिएगा ये कहां लिखा है, क्योंकि सबको मालूम है क्या कैसे चुनाव होता भैया। नहीं,
ये इनोवा बलेरो लगानी पड़ती हैं क्या? तो लगानी पड़ती है, इसके बिना चुनाव होगा नहीं। लोकतंत्र अच्छा रहे चाहे खराब रहे, गांठ तो ढीली करनी पड़ेगी जी। तो मैं ये कह रहा हूं सबको लाभ नहीं है इससे। अशोक जी देखिए, आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया जी, और एग्जाम्पल मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्ञान अगर आप भाजपाइयों को भी दे देते तो मुझे अच्छा लगता है। उनने भी सुना होगा, ये ज्ञान तो सबके लिए, उनने भी सुना होगा जी। देखिए, ये जो है अमिताभ जी, बार बार अडानी से कौन चंदा मांगेगा? जैसे एक बार अगर इलेक्शन होता तो मोदी जी खड़े होंगे अडानी को, वन नेशन वन डोनेशन, हमारे राष्ट्रपति जी ने इसी बात को लेकर के उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन डोनेशन। अडानी एक बार में 2 चंदा यार 5 साल के लिए, थोड़ा बार बार लेने में दिक्कत होती है, तुम्हें तमाम चीजें देनी पड़ती है उसके बदले। और उसके बाद एक बार चंदा मिला, एक बार मोदी जी एक मुद्दा सेट करेंगे पुलवामा टाइप का, और उसी मुद्दे पे सारा टिकट वितरण हो जाएगा, उसी मुद्दे पे जिला पंचायत से लेकर के सांसद तक का सारा एजेंडा सेट हो जाएगा। और एक पैसे में जो है पूरा भाजपा चाह रही है कि हम पूरा हिंदुस्तान के रग रग पे गांव गांव में शासन करें। यही बात है, यही बात हम लोग समझाना चाहते हैं कि अगर एक बार मोदी जी ने झूठ बोला जनता से कि किसानों क्या है 2022 तक दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे और ये कर देंगे, बहुत ही महंगाई की बात, अब की बार मोदी, ये सारी चीजें अमिताभ जी एक बार बोल के मोदी जी 5 साल के लिए छुप सकते हैं अपनी सत्ता के पीछे। लेकिन अगर राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन राज्यों में अगर मानिए कहीं 1.5 साल पे चुनाव है, उनके वादा करने के बाद कहीं 2 साल पे चुनाव है, कहीं 3 साल पे चुनाव है, उन राज्यों पे भी तो कसौटी पे कसे जाएंगे ना मोदी जी कि भैया आपने तो कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक। उन राज्यों में जनता उनको फिर खोजेगी, जनता बार्गेनिंग पावर दिखाएगी कि भैया आपने वादा पूरा नहीं किया मोदी जी। और ये मोदी जी चाहते हैं कि जनता के बीच बार बार कौन जाएगा, वो खुद ही मन की बात बेचारे। ठीक अशोक भाई, कहाँ किसी बिल्कुल ठीक बात है, आपने ठीक बात कही है। इसमें एक बात अमिताभ जी, बस 5 सेकंड, वो कहते हैं कि हम मन की बात हमारी सुनो 5 साल के लिए भाई, हम बीच बीच में तुम्हारी सुनने नहीं आएंगे भैया। देखो एक बार हम वोट दे दो, हम झूठ बोले साज बोले, हम 5 साल राज करेंगे, ठीक है, ये नहीं चलेगा। अखिलेश यादव की पार्टी जब ये कहती है तो उसको साथ में ये भी कहना चाहिए कि नेहरू की यही सोच थी। इतना साहस तो रखो, कांग्रेस से इतना ना डरो। क्या करेंगे राहुल गांधी, आपका क्या बिगाड़ लेंगे? यूपी अपना है, क्या कर लेंगे राहुल गांधी? डरो नहीं, कहो कि नेहरू भी ऐसा ही कर रहे थे, इसीलिए वो 5 साल मुंह छोप ताव देके मूछित नहीं रखते थे, मतलब रंगबाजी 5 साल रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा सब चुनाव एक साथ कराओ। ये तो बोलो नहीं। और दूसरी बात, उनके पास अडानी होंगे, ठीक, आप सरकार में होते हैं तो आपके पास भी तो होते, चाहे नोएडा वाले हो चाहे कानपुर वाले हो, नहीं। और जिसको धंधा करना वो आपके संपर्क में भी रहता है, तो आपको भी बार बार मांगने से अच्छा है एक ही बार में चुप आया, अपना झोला रखा, वो चल जाओ, क्या अंधेरे में हो गया काम। यही कांग्रेस को भी हो जाएगा। डीके शिव कुमार से पूछो कि अच्छा है कि खराब है। भैया वो तो जानते हैं ना कि पैसा कैसे इकट्ठा हो रहा है। आप कहोगे हम चंदा देने वालों को नाम दे देंगे, हमें तो 35 साल में सबका पता है कौन किसके यहां झोला छोड़ के आया, किसको चंदा नहीं मिल रहा, कौन अपना खेत बेच के राजनीति कर रहा है। अशोक बाबू दिल पे हाथ रख के बता दो। और जो अरबपति हो गए वो तो साइकिल पे चलने लायक नहीं थे, जनसेवा करते करते अरबपति नहीं हो गए। कहां से आया पैसा? उनका उद्योग धंधा चल रहा है। गजब बात। जिनके पांव में चप्पल नहीं थी उन्होंने अपने घर में जहाज उतारने लगे। वो गलत कह रहा हूं क्या? घर में ही ससुर हेलीकॉप्टर उतार दिया, वहीं हेलीपैड बनवा दिया, बोले कहां बाहर जाओ। क्या गजब बात है। और अशोक या तो पुराने आदमी हो, पूर्वांचल के हो, पूर्वांचल का आदमी तो राजनीति को औरों से बेहतर समझता है। आपके इलाके में एक नहीं थे जो चूहा मार दवा बेचते थे साइकिल पे, बाद में जांच पड़ताल हुई तो पता लगा 10,000 करोड़ तो कब का क्रॉस हो गया। नहीं, कहां चक्कर पड़े हो महाराज, छोड़ो इन बातों में क्या रखा, क्या इन बातों में कुछ नहीं रखा, जनता सब जान रही है। क्या भाई, हमने देखा कि हमने और त्रिपाठी जी ने एक साथ जीवन शुरू किया,
मैं अच्छी सर्विस में आ गया, तनख्वाह में त्रिपाठी जी अभी जनसेवा ही कर रहे हैं, और अचानक से एक दिन पता लगा त्रिपाठी जी 2.5 करोड़ की गाड़ी में खुद हैं और 25 गाड़ियां पीछे, और बिल्कुल झमाझम हो गया, और फार्म हाउस और रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस और पेंट हाउस सारे हाउस हो गए। तो हमको समझ, हम बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता समाज सेवा कहां हो रही है। और ये पैसा भैया अशोक जी, आप लोग इस बात से बड़ा करते कि चंदा चंदा चंदई पर आज थोड़ा विस्तार हो जाए। ये पैसा कोई मास्टर नहीं देता, कोई किसान नहीं देता, कोई गरीब नहीं देता। वही 1% लोग हैं जिनको आप भी दूहते हो, ये भी दूहते हैं, ममता जी भी दूहती हैं, नीतीश बाबू भी दूहते हैं, और कर्नाटक में कांग्रेस भी दूहती है। नहीं, त्रिपाठी जी गलत कहें तो तुरंत टोक देना। अरे गाय को दूहोगे कि सांड को दूह लोगे? सब लोटा लिए उसी गाय के पीछे लगे हो और बता रहे हैं। हम तो नाम बता देंगे भैया, कानपुर से कौन आता था तब, और उनका काम क्या था। छोड़ो, जाने दो। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे चक्रों में न पड़ो। ये राजनीति हो कैसे रही है, पैसा कहां से आ रहा भैया? जब हम सत्यनारायण कथा में, मरे में, जिए में, बिटिया के ब्याह में, लड़का के ब्याह में, ट्रेन बस तो छोड़ ही दो, वो तो गांधी जी के साथ ही विदा हो गया राजनीति से, ट्रेन बस। त्रिपाठी जी सर्विस फ्लाइट भी नहीं। बोला गुड्डू अपना जहाज निकालो। बोले कहां जाना? बोले सत्यनारायण कथा है अशोक जी के यहां, चलना है। क्या कहां से आ रहा है? यहां तो देहरादून भी जहाज से चले जाए तो 1 महीना लगता है यार, खर्चा ज्यादा हो गया। नहीं त्रिपाठी जी, ये कहां से आ रहा पैसा? कोई राज मजदूर मिस्त्री देने ना पैसा। इसलिए जनता जानती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, उतना हिपोक्रेसी नहीं करो यार कि दधीच बताओ अपने को कि हमने हड्डियां दान दे दी। मौज ले रहे हो सब लोग, तो ठीक है, जनता को निर्णय करने दीजिए। ओपी सिंह जी, भाई मैं समझ रहा हूं वो कह रहे हैं अशोक भाई कि आप अचानक से सारे चुनाव जब एक साथ करा दोगे तो उस चुनाव के पूर्व संध्या पर आप कोई ऐसा मुद्दा अचानक से क्रिएट कर दोगे कि उससे ये लोग नहीं लड़ पाएंगे और सारी लहर आप अपने पक्ष में मोल्ड कर दोगे। मैं मूल बात ये समझ पाया, और उसका उदाहरण वो दे रहे हैं पुलवामा से। देखिए अमिताभ जी, एक देश एक चुनाव, ये अचानक इमरजेंसी, इंदिरा जी की इमरजेंसी की तरह देश में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी 2019 के घोषणा पत्र, 2024 के घोषणा पत्र में भी देश की जनता से वादा किया था कि हम इसे लाएंगे। और 15 अगस्त को, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना पहले 15 अगस्त को देश के संबोधन में देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इस देश के लिए, इस भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है। और यही कांग्रेस सहित विपक्षी दल के नेता जैसे राम मंदिर पर हमको तंज कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वैसे एक देश एक चुनाव के मामले में भी कहते थे कि नहीं 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 नहीं, ये ला पाएगी नहीं। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि अभी आने दो समय, चिराग और वो नीतीश बाबू और नायडू जी देखिए करते क्या है। 32 दलों ने समर्थन दिया है। आप 15 दल के वो विभूषित मत हो जो विरोध में कांग्रेस के साथ हो, तो वो तो ऐसा है कि हम लाए हैं, तो ऐसे तो लाए नहीं है, हमने उस पर सबकी सहमति ली है, सहमति लेने के बाद इसको लाए हैं। और जहां तक बात चंदा की है अशोक यादव, 2017 के पहले प्रत्येक वर्ष 2003 से 2012 तक, 17 तक सैफई महोत्सव में 300 करोड़ खर्चा होता था। कहां गया सरकारी धन? वो चंदा से नहीं होता था, वो सरकारी धन से होता था। 17 के बाद कहां गया सैफई महोत्सव? और इसी प्रदेश में एक महारानी नोटों की माला, हीरे और चांदी की माला पहनती थी जन्मदिन पर। 2017 के बाद कहां गया? ये मौज मस्ती करने वाले आप लोग हो। हमारे यहाँ जब से जो प्रदेश और केंद्र की सरकार बनी है, हमने जनता से जो वादा किया वो उस वादे पर खरे उतरे हैं। तब 62 साल का रिकॉर्ड केंद्र में तोड़ा है और 37 साल का रिकॉर्ड प्रदेश में तोड़ा।
और आपकी सोच को मैं दोनों हाथ से प्रणाम करता हूं अशोक यादव जी कि पुलवामा जैसी घटना हो जाएगी तो क्या करेंगे। अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक करता है और आप उसको राजनीतिक स्वरूप देते हो, आप उसमें सेना से आप उससे जो है क्या कहते हैं सबूत मांगते हो, और सेना को सबूत दी, सेना ने सबूत दिया और आप उसको कह रहे पुलवामा जैसी घटना घट जाए, जैसे लगता है कोई चुनाव की सभा जैसी सभा हो जाए। आप पुलवामा को मामूली ले रहे हैं और हमने जवाब दिया है, पुलवामा का जवाब हमने दिया। हम 26/11 की तरफ बधी हुई नहीं थी हमारी सरकार कि ये हिंदू भगवाधारियों का जो है आक्रमण है। हमने पाकिस्तान ने किया है या जिसने किया उसका हमने जवाब दिया कि नहीं, हमारे देश के सैनिकों ने दिया। और इसमें हम अपनी वाहवाही नहीं करते, हम सेना की वाहवाही करते हैं। और 1971 में जब इंदिरा जी ने जीता तो यही अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कहा ये इंदिरा नहीं रणचंडी है। पूरा देश साथ था, तब भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ थी, संघ भी आपके साथ था, लेकिन आप पुलवामा जैसी घटना में हमारे साथ नहीं। जम्मू कश्मीर जैसी घटना में आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो और उसी पाकिस्तान ने ठीक जो उसमें दिया था कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी कह रही है कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा। आप लोग उसी पार्टी के बैठे हो जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, आप चुप थे। पश्चिम बंगाल में हुआ, आप चुप थे। ठीक, ओपी सिंह जी समय कम है आज। गणेश जी को कैद कर दिया आपने जी, तब भी आप चुप थे जी। तो आप कम से कम ठीक, ओपी सिंह जी, पुलवामा की चर्चा आई, जो लोग पुलवामा पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या वो ये चाहते थे कि चूंकि चुनाव है इसलिए पाकिस्तान को उत्तर न दिया जाए कि चुनाव प्रभावित हो जाएगा? ऐसी सोच है अगर तो ये घृणित सोच है, ये भारत के स्वाभिमान के विरुद्ध की सोच है। अरे चुनाव आएंगे जाएंगे कि परे करो चुनाव। हमारे सैनिकों के साथ जिसने ये दुस्साहस किया उसको आकाश की सीमा पार करके ध्वस्त करके भारत की सेना वापस आई। क्या इसलिए रोक नहीं करना चाहिए था ये एयर स्ट्राइक कि चुनाव है, कांग्रेस को बुरा लगेगा, सपा को बुरा लगेगा, तृणमूल को बुरा लगेगा, केजरीवाल जी को बुरा लगेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे चुनाव के कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते। आप तो जीना मरना भी चुनाव के हिसाब से तय कर दोगे। मैंने इंदिरा जी की शहादत का विषय उठाया ना, क्या वो चुनाव के लिए थी? कि चुनाव के लिए थी? नहीं ना। लोग कहते हैं कि कांग्रेस हार रही थी, पहले चरण का चुनाव हो चुका था त्रिपाठी जी, फिर राजीव गांधी को बम से वो दुर्घटना, वो शहादत हुई उनकी, राजीव जी की, श्री पेरम्बदूर में। मानस बदल गया, कांग्रेस सरकार में आ गई। क्या इसको ये अभद्रता करेगा कोई कि इसलिए ये प्लान किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार बन जाए? क्या ये कोई मूर्खता कर सकता है क्या? चाहे इंदिरा जी की शहादत हो, चाहे राजीव गांधी की मृत्यु हो, क्या उनको चुनाव से जोड़ेंगे, वोट से जोड़ेंगे? मुझे तो याद है पेरम्बदूर की घटना, उसके बाद जो दूसरे चरण का चुनाव रहा उसमें परिस्थितियां बदल गई अचानक से। क्या इसका जो भी आदमी ऐसा भोड़ी बात कहता, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता। जो अगर ये कहता कि नहीं ये घटना इसलिए प्लांट की गई ताकि कांग्रेस को सरकार आ जाए, ये मूर्खतापूर्ण बात होती। शहादत चाहे सैनिक की हो चाहे नेता की हो, शहादत शहादत होती है मित्र। शहादत का कैलेंडर नहीं होता, चुनावों का कैलेंडर जारी होता है, शहादत का कैलेंडर तो नहीं जारी होता ना। और मैं तो फिर कहता हूं, चुनाव हो नहीं हो, भारत की भूमि पर भारत के सैनिकों पर अगर कोई टेढ़ी निगाह रखे तो उसको प्रत्युत्तर क्यों नहीं मिलना चाहिए? चुनाव हारो और चाहे जीतो, वो छोटी चीज है। राष्ट्र के सम्मान के सामने 1 चुनाव, 2 चुनाव, 5 चुनाव, 10 चुनाव, किसी का कोई मोल नहीं। नेताओं के लिए चुनाव सबसे बड़ा विषय है जीवन मरण का।
त्रिपाठी जी, लेकिन नेता कितने हैं पूरे देश में? 50 लाख, छोटे बड़े सब मिला के? नहीं, शेष 140 करोड़ जो जनता है ना, उसके लिए देश का ध्वज सबसे बड़ा है, सैनिक की टोपी सबसे बड़ी है, भारत माता का मस्तक सबसे बड़ा है। कोई जीते कोई हारे, चूल्हे में जाओ सब। गांव के आदमी से पूछिए, वो यही कहेगा कि भैया देश सुरक्षित रहे, हम दिन चार रहे न रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। ये भारत की आत्मा का स्वर है, भारत की आत्मा का स्वर। चुनाव एक साथ कराओ और चाहे हर दिन चुनाव कराओ, आपकी मर्जी मालिक, लेकिन भारत माता के स्वाभिमान से, सम्मान से समझौता नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, जो लोग एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं, उनको यह साहस जुटाना चाहिए कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सार्वजनिक आलोचना करें। जो व्यवस्था पंडित जी जैसे बड़े कद के नेता के समय में उचित थी, वो आज अनुचित कैसे हो जाएगी? पंडित नेहरू आई के गुजराल और देवीगौड़ा नहीं थे ना, बड़े कद के नेता थे, आदम कद के नेता थे भाई। उनके समय में जो चीज ठीक थी, क्या उस वक्त से देश में छोटे कद के नेता थे, उनको समझ नहीं थी? जो आज आरोप त्रिपाठी जी लगा रहे हैं, अशोक यादव लगा रहे हैं, क्या इतनी भी समझ नेहरू को नहीं थी कि केंद्रीकरण हो जाएगा, चंदा आ जाएगा, ये हो जाएगा, दिस दैट ब्ला ब्ला? फिर उन्होंने कैसे इस देश के लिए ये रास्ता मुफीद समझा? ये तो उनकी बेटी ने तोड़ा ना ये चलन। और इंदिरा जी ने तो बहुत सारी मान्यताएं, परंपराएं तोड़ी। वो देश की पहली और आखिरी ऐसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी। उससे पहले तो ऐसा दुस्साहस किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ना कोई कर सकता है, ना करना चाहिए। उन्होंने ये किया ना। और लोकतंत्र की बात हो रही है, त्रिपाठी जी को स्मरण होगा कि विपक्ष की सरकारें, इंदिरा जी जब ये थी भाई ने सब जगह चुनाव कराओ, 71 की लड़ाई जीती है, उसका लाभ लेना चाहिए हमको, तो उन वो मुख्यमंत्रियों को फोन करती थी और कहती थी भाई हमारी पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारी सरकार रहेगी, नहीं तो तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर देंगे। उन्होंने ऐसे फोन रामसुंदर दास को किया बिहार में। उन्होंने कहा नहीं, हमें बर्खास्तगी मंजूर है, हम आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। क्या हरियाणा वालों ने कहा हम आपकी पार्टी में आ जाते हैं। ऐसे लोकतंत्र को फुटबॉल की तरह खेला गया मित्र? नहीं। इसलिए देश चाहता है, कहा गया कि भाई क्या चुनाव ना कराओ, ज्यादा दिक्कत हो? नहीं, ज्यादा दिक्कत का विषय नहीं। अगर उसका उपाय बेहतर उपाय है तो हम उस ओर क्यों नहीं जाए? क्यों नहीं जाए? पूरा देश कई बार स्थगन से गुजरे, अलग अलग कालखंडों में। क्यों? पैरामिलिट्री फोर्सेस पर दबाव रहता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन चुनाव के लिए तो नहीं हुआ था। एक बार सारी ऊर्जा लगा के एक देश चुनाव करा ले सारे पायदानों पर, उसके बाद 4.25 साल ठीक से काम हो। मायावती जी ने ठीक समर्थन किया। वो वैसे भी 4.25 साल राजनीति में नहीं सक्रिय रहती हैं, वो केवल 3 महीने ही सक्रिय रहती हैं। तो देश में भी ये व्यवस्था क्या बुरी है भाई? शासन प्रशासन सब स्टैंड स्टिल हो जाता है, हिंसा भी होती है बंगाल जैसे राज्यों में। और मैं कहूंगा कि अशोक जी का, समाजवादी पार्टी का ये भय निर्मूल होना चाहिए कि ये एजेंडा अपने हिसाब से बनाने। आप भी तो चुनाव में होंगे, आप अपना एजेंडा बनाना, नहीं तो राहुल जी से कहना भाई आप बनाओ एजेंडा, हम आपके पीछे खड़े हैं। नहीं। और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि जनता किसी की बंधक है। अशोक भाई, आपने 2024 के चुनाव में 37 सीटें जीती ना, लोकसभा की जीती ना, फिर मन क्यों छोटा करते हैं? कांग्रेस को भी अब बहुत नहीं डरना चाहिए। हालांकि अभी भी इनकी स्थिति कमजोर है, लेकिन इतनी नहीं है। भाई जोर लगा खींचतान करके 99 तक तो पकड़ ही लिए। यूपी में भी 6 आ गई। भाई आईसीयू से जनरल वार्ड में आए, जनरल वार्ड से उसमें आ गए सामान्य, बिल्कुल
बाहर अस्पताल के बाहर बोले चाचा यहीं टहलो, थोड़े दिन बाद देखें हम घर भेज देंगे। वो स्थिति तो कांग्रेस की भी बन गई। फिर भाई क्यों? लोकतंत्र निर्भय होने का नाम है मित्र। और जो नई चीज होती तो मैं भी कहता कि हाँ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये आजमाई हुई व्यवस्था है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये व्यवस्था लागू हुई थी। ये व्यवस्था दोबारा से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लागू होगी तो मैं कहूंगा एक तरह से नेहरू जी को भी श्रद्धांजलि होगी। जो रास्ता, अपने पिता का जो रास्ता उनकी बेटी ने छोड़ दिया था, अगर नेहरू जी उस रास्ते पर देश को फिर ला रहे हैं तो नेहरू जी का भी सम्मान बढ़ेगा ना। नहीं त्रिपाठी जी, नेहरू जी का भी सम्मान बढ़ेगा। भूले भटके आप ही लोग थे, उनकी व्यवस्था को आपकी नेता ने भंग किया। अब अगर भाजपा उस व्यवस्था को वापस ला रही है और आप कहते हो कि नेहरू जी के हर योगदान को भाजपा नकारती है, भाजपा ही तो है जो नेहरू जी के योगदान को फिर से याद दिला रही है कि नेहरू जी ने एक अच्छा काम किया था, उसको दोबारा लागू करेंगे। नहीं तो दोबारा लागू हो जाने दीजिए। देश जिसमें खुश हो उसी में खुश होइए। मुद्दे कोई बना नहीं सकता, कोई नैरेटिव ऐसा नहीं जो देश के जनमानस को अपने धुंध में समेट ले, ऐसा कोई नहीं। हर बार चुनाव ने साबित किया है कि जनता अपने विवेक से वोट देती है। वरना त्रिपाठी जी, आपके नेताओं से भी मेरी बात होती थी तो वो भी कहते थे भाई 350 तक तो बीजेपी वालों के आ ही जाएंगे। क्या 240 आए? फिर आप कैसे कह सकते हो? कौन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 33 सीट आएंगी? अशोक जी, कोई नहीं कह रहा था। और जब सब कह रहे थे कि नहीं अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी बोले 70 सीट जीतेगी, तो आई 15, 5 आपकी, 10 बहन जी की। फिर भी आपका कोई जनता समझदार नहीं है। भारत की जनता की सामूहिक प्रतिभा, मेधा और प्रज्ञा पर भरोसा रखिए। वो आप सबसे, हम सबसे ज्यादा समझदार है। धन्यवाद।